बारे में बताया था कि जो टाइप्स ऑफ बिल्स हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टाइप्स ऑफ बिल्स क्लास 3 तरीके के हैं, मतलब वैसे 4 तरीके के हैं, 2 3 4। ओके, नंबर 1 ऑर्डिनरी बिल्स, नंबर 2 मनी बिल्स, नंबर 3 फाइनेंशियल बिल्स, एंड नंबर 4 आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल बिल, ओके, जिसमें हम आपको, ये तो हम करवा चुके थे, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल थोड़ा बहुत पढ़ा चुके थे, डिटेल से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में करेंगे। ये 2 एरिया बचे हैं, मतलब अगर आप सोच रहे हो कि जो मैंने आपको 3 4 लाइनें लिखाई हैं वो है, वो नहीं है, थोड़ा डिटेल्स है मनी बिल। ओके, तो मनी बिल आपके सबसे इंपॉर्टेंट बिल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट और एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, ताकि वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा विड्रॉ कर सके और खर्चा कर सके। अगर मनी बिल पास नहीं होगा तो सरकार भारत के खजाने से पैसा नहीं निकाल सकती, पैसा विड्रॉ नहीं कर सकती सरकार भारत के खजाने से। ओके, क्लास कुड यू प्लीज स्विच ऑफ द माइक, साइलेंट द माइक। ओके, थैंक यू। ओके, तो मनी बिल का ही एक पार्ट है बजट। आज आपके पास इमेज बजट की गई है, पर पहले हम मनी बिल डिस्कस करेंगे, फिर बजट पे आते हैं। ओके, मनी बिल का ही पार्ट है बजट। ओके, मनी बिल का ही पार्ट है ग्रांट्स। ओके, मनी बिल का ही पार्ट है ग्रांट्स। ओके, तो आज हम सबसे पहले देखेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली आर मनी बिल्स, धन विधेयक होते क्या हैं। ओके, और धन विधेयक क्यों एक्सक्लूसिव होते हैं, क्यों अलग होते हैं धन विधेयक। ओके, मनी बिल्स, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मनी बिल का पार्ट क्या है, बजट, बजट मनी बिल का पार्ट है, और मनी बिल में राज्यसभा की ताकत नहीं है। मनी बिल में, मनी बिल में किसके पास ताकत है, मनी बिल में सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के पास ताकत है। ओके, मनी बिल में लोकसभा के पास क्यों ताकत है, व्हाई द लोकसभा इज मोर एम्पावर्ड इन रिगार्डिंग मनी बिल, बिकॉज मनी बिल इज कंसर्न विद टैक्सेशन। और हमारे क्या कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है, आर्टिकल 265 कहता है कि टैक्सेशन रिप्रेजेंटेशन ही, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वही टैक्सेशन को लगा सकते हैं, जो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है। डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, लोकसभा के हैं, राज्यसभा तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। तो इसलिए लोकसभा के ही लोग, लोकसभा के ही एमपी या लोकसभा में ही मनी बिल रखा जाता है और मनी बिल पेश किया जाता है। उसके बाद राज्यसभा के पास जाता है, पर राज्यसभा के पास मनी बिल पे बहुत ही लिमिटेड पावर्स होती है। ओके, राज्यसभा को सिर्फ 14 डेज का समय दिया जाता है कि आप देख लीजिए, अगर मनी बिल रिजेक्ट होता है तब भी लोकसभा उसे पास माना जाएगा। अमेंडमेंट्स राज्यसभा सजेस्ट करती है तो ये लोकसभा के ऊपर है कि वो अमेंडमेंट माने या ना माने। ओके, और अगर कुछ भी नहीं करती है तब भी उसे 14 दिन बाद पास मान लिया जाता है। तो राज्यसभा के पास मनी बिल में कोई ताकत नहीं है, सिर्फ लोकसभा के पास ताकत है। आज हम देखेंगे मनी बिल की खास बातें क्या हैं। ओके, मनी बिल किस तरीके से रखा जाता है, और उसी से लगा हुआ सीधे देखेंगे कि बजट क्या रहता है। ओके, which article of the Indian Constitution authorizes the President of India that the finance ministry should own the responsibility of the budget? वो कौन सा आर्टिकल है संविधान का जो राष्ट्रपति को ऑथराइज करता है कि वो वित्त मंत्रालय को डायरेक्ट करे कि बजट बनाओ? 112। थोड़ा सोच के करो, पढ़ाया हुआ है, लिखाया हुआ भी है, चीजों को समझो जो मैंने पूछा है।
संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत, एज पर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट is empowered to direct the finance ministry to frame the budget? I hope question clear होगा. चलो कोई बात नहीं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे. अब हिंट बता रहा हूं, अब क्वेश्चन उस आर्टिकल द्वारा. ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल किसके अंदर में आता है? राष्ट्रपति किसके थ्रू अपने ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल करेगा? राष्ट्रपति के पास अथॉरिटी है, पढ़ा है कॉन्स्टिट्यूशन में. राष्ट्रपति के पास अपनी अथॉरिटी है कि वो अपने जूनियर्स, अब उसके जो नीचे रहते हैं, उनको वो काम करने की शक्ति दे सकता है. इट इज एज पर आर्टिकल 77 क्लॉज 3. आर्टिकल 77 क्लॉज 3, प्रेसिडेंट ऑथराइजेस द फाइनेंस मिनिस्ट्री टू फ्रेम द बजट. और ऑप्शन में शर्तिया क्लास आर्टिकल 112 और आर्टिकल 110 दे रखा होगा. और लोग आकर के उस पर टिक करके और आपसे बहस भी करेंगे कि आप गलत हो, मैं सही हूं. समझ रहे हो क्लास? अगर इस आर्टिकल 77 आज घर जाकर के आर्टिकल 77 क्लॉज 3 को पढ़ना. आर्टिकल 77 क्लॉज 3 ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स कहता है कि राष्ट्रपति अपने काम के लिए, जो राष्ट्रपति का मनी बिल किसके रिकमेंडेशन पे आता है? राष्ट्रपति के रिकमेंडेशन आता है. तो राष्ट्रपति क्या कहता है, और बजट किसका पार्ट होता है? मनी बिल का पार्ट होता है. राष्ट्रपति फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहता है आर्टिकल 77 क्लॉज 3 के तहत बजट बनाइए. बजट बनाने की शक्ति फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास है, पर किसके कहने पे करेगा? राष्ट्रपति के कहने पे. तो मनी बिल हमेशा प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही आता है और वो मैंडेटरी है. ये पॉइंट समझ में आ गया ना? डिसएग्रीमेंट होने की कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है. राज्यसभा के पास ताकत ही नहीं है. ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल में डिसएग्रीमेंट हो सकता है. ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंस बिल में डिसएग्रीमेंट हो सकता है क्योंकि राज्यसभा के पास इक्वल ताकत है. राज्यसभा ने अमेंडमेंट सजेस्ट किए, लोकसभा को मंजूर नहीं है, तो क्या होगी? ज्वाइंट सिटिंग. ज्वाइंट सिटिंग किस आर्टिकल के तहत होगी? 108. वेरी गुड, 108 के तहत ज्वाइंट सिटिंग होगी. ओके. पर मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे क्यों नहीं हो सकती? यस आर्यन? हाँ, सेपरेटली पास होना पड़ता है. वेरी गुड, सेपरेटली पास होना पड़ता है. लोकसभा से अलग पास होगा 2/3 से, राज्यसभा से अलग पास होगा. ज्वाइंट सिटिंग नहीं हो सकती. मनी बिल में राज्यसभा के पास पावर ही नहीं है, तो रिजेक्ट कर नहीं सकती, तो डिसएग्रीमेंट होगा ही नहीं. समझ में आया? तो मनी बिल में ज्वाइंट सिटिंग अलाउ ही नहीं है ही, हो ही नहीं सकता. लिख लीजिए, there is no possibility of disagreement and hence there is no provision for joint sitting, and hence there is no provision of joint sitting. Joint sitting regarding the money bills. Next point. The Lok Sabha Speaker certifies the bill as money bill. The Lok Sabha Speaker certifies the bill as money bill, and his decision is final in this regard. And his decision is final in this regard. Next point. The Lok Sabha Speaker certifies the bill as money bill. The Lok Sabha Speaker certifies the bill as money bill, and his decision is final in this regard. Next point. The President consent is required when the bill has passed by both the House. The President consent is required when the bill is passed by both the House. He can either give assent
he can either give assent or withhold his assent, or withhold his assent. He can either give his assent, या तो वो अपनी हामी दे देता है, और withhold his assent, या मना कर देता है. अब जो बोल रहा हूं अंडरलाइन कर दीजिएगा. बट कैन नॉट send a bill for reconsideration. But cannot send a bill for reconsideration. बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता है. But cannot send a bill for reconsideration. For reconsideration. ये चीज ध्यान रखिएगा. इसलिए however, as per established convention, as per established convention, president gives assent to the money bill. President gives assent to the money bill because it has been tabled before parliament on its prior recommendation, on his prior recommendation. It has been tabled before parliament on his prior recommendation. इस लाइन का मतलब समझे क्लास? इस लाइन का मतलब यह है, परंपरा है, प्रचलन है, परिपाटी है, चलन है कि राष्ट्रपति मनी बिल पे एसेंट दे देता है. पर अगर मनी बिल पे अगर आपसे पूछा जाए कि क्या राष्ट्रपति मनी बिल पे एसेंट नहीं दे सकता है, तो कहते राष्ट्रपति के पास होता कि वो एसेंट मना भी कर सकता. पर कन्वेंशनली, परंपरा है, प्रचलन है, परिपाटी है, चलन है कि राष्ट्रपति मनी बिल पे अपनी हामी देता है, क्योंकि पहली बात उसके रिकमेंडेशन से आया. जैसे मैंने एक बार बताया था ना, आप कहीं गए मेहमान से और आपसे पूछा गया सर चाय लेंगे, तो आपने कह दिया हाँ चाय लेंगे. फिर जब चाय आ रही तो आप क्या कहेंगे? हम नहीं लेंगे चाय. और ओके, आपने जब कह दिया चाय लेंगे तो फिर चाय लेंगे. ओके, समझ में? तो परंपरा, प्रेसिडेंट ने सीधे कहा मनी बिल लाया जाए, तो प्रेसिडेंट मनी बिल को रिजेक्ट कैसे कर सकता है? तो कन्वेंशन है मनी बिल पे वो अपनी हामी देगा. पर एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर दे रखी है, एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन में क्लास क्लियर दे रखी है, प्रेसिडेंट किसी भी तरह मनी बिल को रिकंसीडर करने की बात नहीं करेगा. प्रेसिडेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो यस बोले या नो बोले. पर प्रेसिडेंट यस बोलता है. क्यों यस बोलता है? उसके रिकमेंडेशन से लाया गया सर, उसे पूछ लिया गया, उसने कहा कि मनी बिल लाइए, हम मनी बिल ला रहे हैं, तो रिजेक्ट कैसे कर सकता मनी बिल? फिर ये तो एक हो गया चीजें. दूसरा, भैया प्रेसिडेंट को भी मालूम है कि अगर मनी बिल रिजेक्ट हो गया तो सारा सरकार 1 रुपया भी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से नहीं निकाल पाएगी, पूरा बिल फिर से लाना पड़ेगा. और मनी बिल का पूरा जो प्रोसेस होता है वो 2 महीने का होता है, 2 महीने का प्रोसेस होता है, सारे फंड्स रुक जाएंगे सर. तो प्रेसिडेंट कंसेंट दे देता है, प्रेसिडेंट अपनी कंसेंट दे देता है. पर प्रेसिडेंट एक चीज संविधान में क्लियर कट दे रखी है, क्लियर कट दे रखी है, प्रेसिडेंट कैन नॉट सेंड द मनी बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ पार्लियामेंट. समझ में आ गया ना क्लास? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो बजट वर्ड है वो कहीं भी यूज नहीं किया गया है. ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं यूज किया गया, कहीं नहीं यूज किया. इसकी जगह क्या यूज किया गया है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एएफएस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यूज किया गया. ओके, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बजट होता है. ओके, जो आपके बजट जो शब्द है, ओके, जो बजट शब्द है वो
बुजे से आया है, फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है लेदर बैग, चमड़े का थैला। बुजे फ्रेंच अलग तरीके से लिखा जाता है और बोली बिल्कुल अलग तरीके से जाती है फ्रेंच। ओके मतलब हम प्रोनाउंस तभी तभी जब इफ देयर इज अ टिपिकल फ्रेंच मैन और उसे अगर इंग्लिश दी जाती है तो वो बेचारा बहुत डर डर के बोलता है इंग्लिश, क्योंकि फ्रेंच का क्या होता है, लिखी अलग जाएगी और प्रोनाउंसिएशन उसका फ्रेंच का बिल्कुल अलग होता है। जैसे मैंने आपको अभी पढ़ाया था ना बूजवा, ये वर्ड हिस्ट्री में पढ़ा जाएगा बूजवा, ये फ्रेंच, इसे जब आम पढ़ता इंसान पढ़ता है इसे बोर्गोइज पढ़ता है, बट इट इज नॉट बोर्गोइज, इट इज बूजवा। बूजवा मतलब मिडिल क्लास। हाँ हाँ सर ये फ्रेंच वर्ड ही है। ओके ओके फ्रेंच, ये फ्रेंच वर्ड है। शैंडलियर फ्रेंच वर्ड है। शैंपेन फ्रेंच वर्ड है। ओके ये सारे सारे फ्रेंच है। ओके तो अलग, जैसे कई बार हम कहते हैं ना इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं जब आप यूज करते हैं कि सी एच का होगा, सी एच शाह होगा, सी एच सा एस होगा, तो ये इंग्लिश का एक टर्मिनोलॉजी है कि जो ग्रीक वर्ड होते हैं वो एक तरीके से बोले जाते हैं, जो लैटिन वर्ड है वो एक तरीके से बोले जाते हैं, और जो फ्रेंच वर्ड हैं वो एक तरीके से बोले जाते हैं। अगर फ्रेंच वर्ड है तो सी एच शाह होगा, शैंडलियर शैंपेन शाह होगा, इस तरीके से। ओके फिलहाल ये इंग्लिश की क्लास नहीं है। ओके ओके तो जो बजट वर्ड है क्लास वो आपके फ्रेंच वर्ड बूजे से आया है, इसका मतलब होता है लेदर बैग। सबसे पहले ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट वॉलपोल ने बजट पेश किया था। वर्ल्ड में सबसे पहले रॉबर्ट वॉलपोल ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने बजट पेश किया था। ओके वो देश के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कच्चा चिट्ठा था ब्रिटेन इंग्लैंड का, और उसमें उन्होंने सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक लेदर के बैग में रखा था। उसके बाद आपने देखा होगा अब तो हमारी जो करंट गवर्नमेंट है उसने चेंज कर दिया है, अब उसे बही खाता कहने लग गए हैं, बट उससे पहले अगर आप बजट का देखें, मतलब आज से 5-6 साल पहले बजट का देखें, तो हमारे वित्त मंत्री के पास भी एक ब्राउन रंग का चमड़े का बैग होता था और वो यूं दिखाते थे कि बेटा सारा टैक्सेशन इसके अंदर है। ओके वो जिस दिन सुबह सुबह दिखाते थे बजट ये दिखाते, तो बजट का मतलब ही क्या होता है, लेदर बैग, लेदर बैग होता है बजट। ओके Robert Walpole was the first prime minister in the world who have presented the budget word. Okay, budget. Clear guys? So first we will talk about in general terms, फिर मैं historical terms में आऊंगा. Okay, who is known as father of Indian budget? इस पे नेट बहुत विभाजित है, मैं खुद काफी चीजों में देख आया था, कुछ जगह आपके जो हमारे जिन्होंने पहला बजट पेश किया था षणमुगम शेट्टी, उसमें कुछ जगह ये है, और कई जगह आपके पीसी महलनोबिस। ओके बट आई एम नॉट श्योर कि पीसी महलनोबिस किस तरीके से फादर ऑफ इंडियन बजटरी सिस्टम कहा गया है, आई विल लेट यू नो, बट फॉर द फैक्चुअल एग्जाम्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि फादर ऑफ इंडियन बजटरी सिस्टम। ओके तो इसमें नेट में दो करेक्ट अलग अलग, कुछ में कहता है षणमुगम शेट्टी दे रखा है, उनका बनता भी है भाई, पहला बजट उन्होंने ही पेश किया था, बट कुछ जगह टू माय सरप्राइज इट इज गिवन दैट पीसी महलनोबिस। अब पीसी महलनोबिस was the architect of second 5-year plan, okay, but how he is known as father of Indian budget system, किस बेस पे दे रखा, क्योंकि आप जानते हो इंटरनेट में कई चीजें करेक्ट नहीं दे रखी होती। ओके इस चीज को ध्यान में रखना, बिल्कुल ब्लाइंडली मैं खुद बोल रहा हूँ कि दो चीजें मैं खुद इस चीज पे सरप्राइज लगा कि पीसी महलनोबिस किस तरीके से फादर ऑफ इंडियन बजटरी सिस्टम। ओके तो वी विल टेक फिस्कल ईयर। तो यस कुणाल जी, भारत का फिस्कल ईयर कब से कब चलता है, फाइनेंशियल ईयर?
मोना जी, ओ सॉरी मनु, यस, साक्षी, अर्चिता नहीं साक्षी, हम कंफ्यूज कंफ्यूज, क्या नाम है बेटा आपका? साक्षी, हाँ साक्षी, दिस साक्षी, प्राची, अरे सब करा सर, ये तो बहुत, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो संदीप जी से क्वेश्चन है, आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर, एनुअल इन क्लास, जिन्होंने मेरे से बैंकिंग पढ़ी है, फर्स्ट जून टू 31 में, 1 जून टू 31 में, ओके। वो आरबीआई का, वेल ये मैं सारी चीज आपको बैंक्स में पढ़ाऊंगा, बैंक्स व्हेन आई विल टेक द बैंक इज लाइक फंडामेंटल राइट्स, मतलब इकोनॉमी का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है मनी, मनी मार्केट एंड बैंकिंग। पूरा चैप्टर सिर्फ बैंकिंग नहीं पढ़ाऊंगा, पहले पढ़ाऊंगा मनी, पैसा होता क्या है, फिर मनी मार्केट, पैसे की मार्केट क्या होती है, ओके, और फिर होगा बैंकिंग। जितना लंबा फंडामेंटल आइडिया है, जितना बड़ा पार्लियामेंट है ना, उतना उतना ही बड़ा मनी, मनी मार्केट और बैंकिंग है, बहुत बड़ा चैप्टर है, ओके। सारा चीज आपको A to Z पूरा समझा दूंगा कि चीजें क्या चलती है, इकोनॉमी का सिस्टम कैसे काम करता है पूरा का पूरा, ओके। बट फंक्शंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बजटिंग बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ा रहा हूं। क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बजट, और ध्यान रखिएगा आप लोग जिनका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भाई पबैड है, ओके, उसमें ये पेपर 2 में आता है और पेपर 1 दोनों में आता है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में, क्योंकि पेपर 1 पेपर 2 में एक पार्ट आता है पबैड में फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, या फिर फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, तो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बजट बजट पार्ट आ जाता है। दैट्स व्हाई जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो थोड़ा इकोनॉमी को भी टच करता है और पूरा का पूरा पॉलिटी को टच करता ही करता, पूरा का पूरा पॉलिटी। जब हमारे समय में 2 ऑप्शन होते थे, यू कैन नॉट टेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस टुगेदर, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ट्विन सिस्टर्स कहा जाता है, ओके। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 2 इज इक्वल टू पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन होता है पूरा का पूरा, ओके। तो ये सारा चीज आपके पबैड में भी है, पर ये है जीएस, ओके, पॉलिटी कि बजट के फंक्शंस क्या हैं, लिखिए क्लास। द की फंक्शंस ऑफ गवर्नमेंट बजट आर, नंबर 1, द की फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट बजट आर, नंबर 1, ध्यान रखना ये मेंस है, एनालिसिस में पूछ सकता है प्रीलिम्स में, पर वे वैसे है मेंस। पॉइंट नंबर 1, पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट, पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है बजट, पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट। याद करो मैंने बताया था अगर बजट पास नहीं हुआ तो क्या होगा, गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन, गवर्नमेंट गिर गई, क्योंकि ये मेजर पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है। अगर गवर्नमेंट, तो इसीलिए जब बजट पास होने पे होता है तो हर हर पार्टी 3 लाइन विप जारी करती है। मैंने आपको इससे पहले विप पढ़ा चुका हूं, 1 लाइन विप, 2 लाइन विप और 3 लाइन विप, 3 लाइन विप जारी करती है कि बजट में जैसा पार्टी कह रही है वैसे ही आप वोट करेंगे। अगर आपने पार्टी के अगेंस्ट वोट किया तो आपके खिलाफ एंटी डिफेक्शन लॉ लग जाएगा और आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप अपनी मेंबर ऑफ पार्लियामेंटशिप, एमपीशिप लूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ गया ना, पब्लिक पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है, सरकार किस तरीके से पैसा रेज करेगी, किस तरीके से खर्चा करेगी, ये उसका डॉक्यूमेंट होता है। टैक्सेशन ज्यादा बढ़ाएगी, ज्यादा लोन लेगी, ओके, ये सरकार बजट के थ्रू ही बताती है, ओके, और किस तरह से खर्चा करेगी। नंबर 2, जब सरकार बजट के थ्रू क्या लगाती है, टैक्स लगाती है। मैंने कहा मनी बिल में टैक्सेशन होता है, बजट टैक्स लगाती है। टैक्स का मेन पर्पस क्या होता है, टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ। क्या होता है, टू रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ। रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ मतलब अमीरों को ज्यादा टैक्स लगाना और गरीबों पे कम टैक्स लगाना या ना टैक्स लगाना। रीडिस्ट्रीब्यूट द वेल्थ, अमीरों से ज्यादा टैक्स लेना और गरीबों को कम टैक्स लेना या उससे छूट देना, ओके। भारत में जो टैक्सेशन है, इकोनॉमी में पढ़ाऊंगा, वो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। जैसे जैसे आप इनकम, आपका इनकम ब्रैकेट बढ़ता जाएगा, आपके ऊपर टैक्सेशन ज्यादा लगता जाएगा, तो ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, ओके। बजट के थ्रू सरकार अपनी पॉलिसीज बताती है,
कि साल भर क्या कितने, आप सुनोगे बजट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी वालों के लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सरकार उसमें सारी योजनाएं बताती है, इस साल हम ये योजनाएं शुरू करेंगे, वो योजनाएं शुरू करेंगे, वही चीज यूपीएससी पूछता है। ओके, आपने देखा होगा अगर आपके कोई सीनियर या आपके फ्रेंड या आपके कोई रिलेटिव यूपीएससी तैयारी कर रहा होगा, फरवरी में उसके बिल्कुल कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दो चीज आती हैं, एक इकोनॉमिक सर्वे, दूसरा बजट। ये दोनों चीज यूपीएससी बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे सरकार पिछले साल पूरा कंट्री का जितना इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो सामने रखती है, इकोनॉमिक सर्वे, उसके बाद सरकार बजट रखती है। ओके, तो बजट में पूरा का पूरा सरकार की पॉलिसी होती है कि हमें साल भर क्या करना है, सरकार का विजन होता है सरकार का। ओके, बजट क्लास सिंपल टर्म्स में सिर्फ पैसे का लेखा जोखा नहीं है, सरकार अपना पूरा एक साल का प्लान बताती है कि एक साल में हम क्या कैसे चले। ओके, लिख ये आगे चल के इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, पर एक और चीज यही बता दो, यही जेम्स विल्सन थे जिन्होंने सबसे पहले क्या लगाया था, कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स। भारत में इनकम टैक्स के फादर जेम्स विल्सन का ही कहा जाता है, यही थे जेम्स विल्सन जिन्होंने भारत में इनकम आय कर लगाया था, आयकर, इनकम टैक्स। ओके, आप लोग में से जो लोग मेरे से जो पुराने स्टूडेंट जिन्होंने मेरे से इकोनॉमी में फिस्कल पढ़ा है, फिस्कल पॉलिसी, तो जेम्स विल्सन ने ही सबसे पहले भारत में इनकम टैक्स लगाया था। तो ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ इंडियन इनकम टैक्स। भारत में आयकर के प्रणेता और भारत में बजट के प्रणेता जेम्स विल्सन ही है। ओके, लिखना, अलग कमेटी, अलग करने का बजट किसका फैसला था, एकवर्थ कमेटी का। किस साल, 21-22 में दिया था, 24 से अलग हो गए थे बजट, 24 से इंप्लीमेंटेशन हो गया था। रीमर्ज करने का फैसला 2016 में विवेक देबरॉय कमेटी, नीति आयोग के मेंबर थे, इन्होंने कहा था वापस रीमर्ज कर दिया जाए, और 17 में बजट आ गया था, पहला बजट होता कंबाइन बजट, अब कंबाइन ही बजट आता, 17 से कंबाइन ही बजट आता, रेलवे और जनरल बजट एक साथ ही आते हैं, मतलब देयर इज नो सेपरेट रेलवे बजट। समझ में आया क्लास, विवेक देबरॉय, एकवर्थ कमेटी, ये सब चीजें याद रखिएगा, ये एग्जाम में आते हैं। समझ में आया क्लास, ओके, क्लियर है। एंड हु वाज एट दैट टाइम द रेलवे मिनिस्टर, टू 2017, यस 24 में थोड़ा पूछूंगा, पीयूष गोयल नहीं, सुरेश प्रभु। ओके, लिख लीजिए क्लास, at that time in 2017 the then railway minister was Shri Suresh Prabhu. The then railway minister was Shri Suresh Prabhu. ओके, तो चलिए क्लास यहां पे रोक रहा हूं, कल इसके आगे शुरू करूंगा, ठीक है। कल सुरेश प्रभु, श्री सुरेश प्रभु, ओके, कल इसके आगे शुरू करूंगा। कल जहां तक है क्लास, थोड़ा सा टाइमिंग आपका आधा घंटा पहले जाएगी। ओके, 3 to 4:30 सर की क्लास होगी, सिद्धांत सर की। आई विल टेक द क्लास आफ्टर सिद्धांत सर। ओके, तो जहां तक है आपका 7:30 पे हम ओवर कर देंगे, क्योंकि इट्स नाउ विंटर्स, ओके, लेट हो जा रहा है और थोड़ा सा चिलिंग भी होता है, जो लोग दूर से आते हैं, तो हम 7:30 पे ओवर करने की आपका वो कर देंगे। ओके, 3 to 4:30, मतलब आपके होल अब जो 6 डेज की है वो टाइमिंग यही रहेगा, 3 to 4:30 पहली क्लास, 4:30 to 7:30 के बाद की 2 क्लासेस चलेंगी। ओके, और क्लास